Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज हमारी डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आयुष्मान भारत को डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में हमने उज्ज्वला योजना को डिस्कस किया था और आज हमारा सौभाग्य योजना है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस स्कीम को। उससे पहले दोस्तों, दिस इज़ मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत एंड दिस इज़ माई स्कोर ऑफ लास्ट 3 years CGL एंड दिस आर माई 2 videos ऑन यूट्यूब। एक में मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस कर रखी है और अपनी जो कॉपी है वो मैंने शो कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और 2019 के टियर 3 के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लगभग 20-25 टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट आउट किए हैं और वो मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किए हैं। तो डू वॉच दिस वीडियो एज वेल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम अपने ऐसे को 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पकड़ते हैं। स्कीम का नाम है सौभाग्य योजना, ठीक है, जिसकी जो टैगलाइन है वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही कैची लाइन है, आपको ये याद होनी चाहिए। इस स्कीम को लॉन्च किया था 25 सितंबर 2017 के अंदर, दिल्ली के अंदर ही लॉन्च हुआ था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। 25 सितंबर को दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय का जयंती भी होता है, इसीलिए 25 सितंबर को ही इसका लॉन्च डेट रखा गया है। ठीक है, इसका जो ऑपरेशनलाइजेशन है और उसकी जो मिनिस्ट्री है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और उसके अंदर एक इनका सब ब्रांच है जिसको बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC जिसको बोलते हैं, वो इसकी नोडल ऑपरेलाइजेशन के लिए काम कर रही है। ठीक है, सारा काम REC ही देख रही है इस पूरी स्कीम के लिए। इस स्कीम का जो मेन एम है वो ये है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पूरे इंडिया को देना है। इंडिया में कोई भी घर अनइलेक्ट्रीफाइड नहीं रहना चाहिए। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल प्राइसेस में हर एक रूरल हाउस होल्ड और अर्बन के अंदर भी अनइलेक्ट्रीफाइड जो हाउस है उनके पास में पहुंच जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इससे इस स्कीम से पहले जो स्कीम ऑपरेशन के अंदर थी वो थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब तक क्या होता था इस सौभाग्य योजना से पहले, कि जिस भी गांव के अंदर 10% हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर आ रही होती थी तो उस पूरे गाँव को इलेक्ट्रीफाइड माना जाता था। मतलब उस 10% के अंदर आपका स्कूल आ चुका है, आपका हॉस्पिटल आ चुका है, पंचायत समिति और भी कोई अगर ऐसा गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो भी उस 10% के अंदर इंक्लूड होता था। तो इससे ये होता था ना कि 10% हाउस ही एक विलेज के अंदर इलेक्ट्रीफाइड होते थे और बाकी 90% की जो उसमें हाउस होल्ड्स थे वो सारे लेफ्ट ओवर्स थे। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम मेनली इन लोगों के लिए निकाली थी कि ये जो 90% लेफ्ट ओवर्स है इनको भी हमें इलेक्ट्रीफाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक हाउस होल्ड हमारे देश की लिए ज़रूरी है। तो इस स्कीम को शुरू किया गया। फिर जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल एस्टिमेट बताता है वो ये बताता है कि 4 करोड़ हाउस होल्ड ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो अभी तक अनइलेक्ट्रीफाइड थे और उन्हीं के मेन टारगेट करके ये स्कीम निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम के लिए जो एक बहुत ही हैफ्टी बजट निकाला गया था वो था 16,320 करोड़ का। ये बहुत बड़ा बजट है जो इसके लिए निकाला गया है। और इसके लिए जो इसके बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो सेम है जो सेक 2011 था, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, उसके तहत सारे बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया है। और इसके अलावा भी अगर कोई बेनिफिशियरी अगर रह रहा है और उसको अपना इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो वो विलेजेस के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत हैं या अपने जो लोकल उनके ये होते हैं ऑफिसेज, वहाँ पे जाके वो अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सब कुछ डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा और फटाफट से सब कुछ हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, ये तो था कि हमें इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी अगर अनइलेक्ट्रीफाइड है तो ये एक कंसर्न का विषय है। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है,
जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी किसके ऊपर, ट्रांसफार्मर्स, वायर्स, मीटर्स, एलईडी और जितने भी लाइट के लिए एसोसिएटेड एसेसरीज हैं वो सारी प्रोवाइड करेगी विद सब्सिडी। और इसके अलावा एडिशनली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मीटर्स के लिए गवर्नमेंट 5 साल तक हेल्प करेगी। और ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किसके थ्रू होगा, ये होगा डिस्कॉम्स के थ्रू। दोस्तों डिस्कॉम्स होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, तो ये सारी की सारी कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन करेगी इस चीज़ का। और इसके अलावा भी अगर कोई रह रहा है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वो इस स्कीम के अंदर कवर नहीं हो रहा है पर वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो भी उठा सकता है। उसको ये करना पड़ेगा, जो भी उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा उसको 10 इंस्टॉलमेंट्स में 50-50 रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट देनी है अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के साथ में, और वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। आपको 500 रुपये ही जाएंगे टोटल और आपकी ये स्कीम आपके पास में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हर जगह नेशनल ग्रिड नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, कुछ रिमोट एरियाज हो जाते हैं, कुछ हिली एरियाज ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हर चीज़ नहीं पहुँचाई जा सकती है। तो उन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी सोलर जो पैक्स होते हैं और जो बैटरीज हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी विद सब्सिडी, ताकि उन लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा हो और वो भी हमारे मेन स्ट्रीम में इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ पूरी डिजिटल हो चुकी है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हो रहा है, चाहे आपका मोबाइल, आपका टीवी, मतलब हर चीज़ में आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ठीक है, आप एग्रीकल्चर के भी अंदर अगर हैं तब भी आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है, सभी को मिलेगी। जिससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल जो लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, जिसमें हमारी हेल्थ को हमको फ़ायदा मिलेगा, हमारी एजुकेशन बेटर होगी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, हमारी जो सर्विसेज होती है वो इम्प्रूव होगी। प्लस जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सुनामीज़ या वॉल्केनोज या इनका खतरा रहता है, वहाँ पे हम होता है ना, जल्दी से हम अपना वार्निंग सिस्टम्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में हम बता सकते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के सब कुछ मुश्किल होता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी होती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई गलत चीज़ नहीं आती सामने। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि सब्सटीट्यूशन टू केरोसिन। जो अभी तक ये होता था कि लैंप जलाए जाते थे गाँवों में, जिसको चिमनी बोलते हैं, केरोसिन यूज़ करते थे, अब वो उन चीज़ों की टेंशन से दूर हो पाएंगे। उसके लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है। कई बार घर में किसानों की फसल होती है, लैंप्स वगैरह गिर जाते हैं तो आग लग जाती है, बहुत सारे हैजार्ड्स इसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इस चीज़ के लिए फ़ायदा करेगी। और दोस्तों अभी तक ये था कि जितनी भी हमारी डिस्कॉम्स हैं, जो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज़ हैं, ये अभी तक बहुत घाटे में जा रही थी, उनको बहुत नुकसान हो रहा था। तो इस स्कीम के थ्रू उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर भी बहुत फ़र्क देखने को आया है। उनकी ओवरऑल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और इस स्कीम से आप ये देख सकते हो कि रोड लाइट्स लगेगी और जब लाइट होगी तो ऑब्वियसली पब्लिक सेफ्टी बढ़ेगी। वुमेंस वो इधर उधर आ जा सकती है, उनको थोड़ा सेफ फील होगा, ये अच्छी चीज़ है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि एग्रीकल्चर है, अगर वो भी आपको करना है तो आपको अपना मोटर चलाना है, आपको पानी की सप्लाई करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ एग्रीकल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। प्लस यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ एक और है कि जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन कैसे होगा? जब गवर्नमेंट को इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च करनी है तो उसके लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो इक्विपमेंट्स कहाँ से बनेंगे? वो कंपनीज बनाएगी। ठीक है, जो मेक इन इंडिया के अंदर वर्क कर रही है और वहाँ पे जॉब को क्रिएट भी कर रही है और डिस्कॉम्स को भी फ़ायदा हो रहा है, इन कंपनीज को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। हमारा जितने भी गाँव होंगे वो सारे इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, तो हम वो सब कुछ डिजिटल यूज़ कर सकते हैं हर टाइम पे। उनको बार बार सिटी की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, शहर की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी हमारे नेशन की वो इम्प्रूव होगी, हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी और हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है।
हर एक स्कीम के साथ में उसके कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं, नो डाउट, पर हमेशा हम ग्रेटर बेनिफिट्स को देखते हैं और हम हमारे स्कीम्स को लॉन्च करते हैं कि लोगों को मास लेवल पे इस चीज़ का फ़ायदा हो। थोड़ा बहुत चैलेंजेस होते हैं वो हमें दूर भी करने होते हैं और उनको सहना भी होता है। तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 5 साल तो दे दिए, लेकिन इसका कोई रोबस्ट सिस्टम नहीं है कि अगर कहीं पे कोई इशू आता है तो आपको पता है सरकारी काम किस तरीके से होते हैं। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। प्लस जो ये सेक्ट 2011 है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये 2011 के अंदर हुआ था, अभी चल रहा है 2020, ठीक है, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो 10 साल के अंदर तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जो BPL से उठ के ऊपर आ गई और बहुत सारी ऐसी थी जो ऊपर थी, अच्छी कंडीशंस में थी, जो गिर के नीचे चली गई। तो काफ़ी अप एंड डाउन हुआ है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा लोगों को नुकसान देखने को मिलेगा, जिनको इसका फ़ायदा उठाना था और मिलना था उनको नहीं मिल पाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। और एज इट इज़ करप्शन तो हर जगह होता ही होता है और मिसयूज़ का, स्कीम का मिसयूज़ भी होता ही है। तो ये होगा ही होगा, जितना हम मिनिमाइज़ कर सकें उतना मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ग्रेटर बेनिफिट देखने चाहिए। अब दोस्तों इस ऐसे को कंक्लूड करते हैं कि गवर्नमेंट ने सबसे पहली चीज़ तो बात करते हैं कि अभी तक क्या क्या हासिल किया है, क्या इसके अचीवमेंट्स हैं। तो 2019 तक ऑफिशियल डाटा ये बताता है कि अभी तक जितना भी रूरल इंडिया था, 91% रूरल इंडिया अभी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। अब वो वाला क्राइटेरिया वर्क नहीं करता है कि हर एक गाँव में अगर 10% इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो गाँव इलेक्ट्रीफाइड हो गया। अब हर एक घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जानी ज़रूरी है। और अभी तक दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 15 स्टेट्स ने अभी तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया है। ये बहुत ही कमेंडेबल फिगर है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने इस स्कीम को बहुत प्रेज़ किया है, बहुत इसकी तारीफ़ करी है। वर्ल्ड बैंक का एक फिगर बताता है कि 2010 से लेके 2016 तक हर साल इंडिया ने 30 मिलियन हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम किया है, जिसने अपने आप के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि इतने बड़े लेवल पे और किसी भी कंट्री ने इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम नहीं वो अचीव कर पाए, ना उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऐसे था और ये है एक बहुत कैची लाइन है जो मेरी खुद की बनाई हुई है, किसी और की नहीं है, कहीं से पढ़ा था, कुछ अपनी तरफ से मिलाया और बना लिया। ये बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, आप इसको याद रख लेना कि आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की जगह आप उज्ज्वला का ऐड कर सकते थे, हेल्थ को, मतलब कुछ भी यहाँ पे इस वर्ड की जगह आप चेंज कर सकते हो। विद द चेंज इन डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, है ना। ये हमारी कैची लाइन होगी। अगर आप इसको स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, कर सकते हो, और एंडिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ मिस लगता है दोस्तों, तो आप अपना क्रिएटिविटी और थोड़े सजेशंस ऐड कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ना कुछ हमें, जब हम कहानी लिखते होते हैं ना, मतलब ये ऐसे हैं कि आपको इसमें सिर्फ कहानी नहीं लिखनी है। अगर आप फैक्ट रखते हैं ना, तो आपकी बात को एक स्पेशल अटेंशन मिलती है। जितनी भी आप देखते होगे, चाहे कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो जाए, डिबेट्स हो जाती है, कहीं पे कोई अगर डिस्कशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फैक्ट्स अपने आप में एक खुद में एक ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ें बता जाता है और बहुत बड़ी चीज़ें वो शो कर जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको टाइम टू टाइम बताना पड़ेगा, उनको कोरिलेट करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और आपने अपने ऐसे को लिखना पड़ेगा। और जिसको कहानी लिखनी है वो ये कहानी यहाँ पे आ जाती है। बाकी कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत तो इसके कंपोनेंट्स वगैरह, और ये एसेंशियल फिगर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है कि आपके लिए कुछ अलग ही मैंने ऐड कर दिया है। तो ये बहुत बेसिक और नेसेसरी फिगर्स हैं, आपको ये ऐड करने पड़ेंगे और इससे आपका ऐसे बहुत अच्छा बन जाएगा। अब बात करते हैं थोड़े मिसलिनियस फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों इंडिया जो है सबसे 3rd नंबर पे आता है किसके अंदर? प्रोड्यूसर भी है इलेक्ट्रिसिटी का और कंज्यूमर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, और दोनों के अंदर इसकी जो रैंक है वो वर्ल्ड वाइड वो 3rd रैंक आती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कि उसके पास में उसको एक्सपोर्ट करने का भी मतलब सब कुछ है, लेकिन हम
लैग कर जाते हैं वहाँ पे जब हमारे ही देश को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले होते हैं। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा कमज़ोर है, पर हमारी जो ये प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो सरप्लस के अंदर है, हमें वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों इसका जो स्कीम का टारगेट था वो 2019 तक का ही था, बट ये स्कीम अभी भी चल रही है क्योंकि आपको पता है सरकारी काम कभी भी टाइम पे नहीं होते हैं, तो ये स्कीम अभी भी ऑपरेशनलाइजेशन के अंदर है और ये वर्क कर रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ऐसे, इसको अच्छे से आप राइट कीजिए, अपनी लैंग्वेज इसको देने की कोशिश कीजिए। मैंने सब कुछ जो इंपॉर्टेंट था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्रीवियस वीडियोस भी आप मेरे देखिए और अपना ऐसे अच्छे से लिखिए। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.